आज वीडियो शुरू करते ही हम आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आपको इसमें चौंकना नहीं है कि यह दिवाली परंपरागत अमावस वाली दिवाली नहीं है, बल्कि न्याय के उस उजियारे की है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए जजमेंट मोहम्मद कलीम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सामने साइटेशन देख रहे हैं, इस जजमेंट के द्वारा हमारे सब व्यूअर्स को उपलब्ध करवाई है। इस जजमेंट ने सेक्शन 319 के पुराने और डरावने दौर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। एक गवाह कोर्ट में झूठी गवाही दे सकता था और प्रोसिक्यूशन 319 की एप्लीकेशन लगा सकता था कि इन नए आरोपियों को भी समन कर लिया जाए। कोर्ट उन निर्दोषों को समन कर सकता था, लेकिन वह काला चैप्टर अब बंद हो गया है। जिन निर्दोष लोगों को झूठे गवाहों के दम पर जबरदस्ती ट्रायल के नरक में धकेल दिया जाता था, उनके लिए यह जजमेंट दिवाली बनकर आया है। पुराने समय से चले आ रहे सेक्शन 319 सीआरपीसी के कानून में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा परिवर्तन किया है, वह हम डिस्कस करेंगे, जिससे यह कानून अब झूठे आरोप लगाने वालों की पहुंच से दूर हो जाएगा। आइए देखते हैं कि वास्तव में हुआ क्या है। कानून के इस नए उजियारे को समझने के लिए हमें उस पुराने अंधियारे को याद करना होगा जिसने हजारों जिंदगियां तबाह कर दी थीं। साल 2015 में जोगेंद्र यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार यह फैसला आया था। इस जजमेंट ने सेक्शन 319 के आरोपियों के पैर की बेड़ियों को अधिकतम कस दिया था। उस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कानून की यह दीवार खड़ी कर दी थी कि यदि आपको ट्रायल कोर्ट ने सेक्शन 319 में समन कर लिया है तो अब आप सेक्शन 227 सीआरपीसी के डिस्चार्ज की मांग नहीं कर सकते हैं। और कारण बिल्कुल सीधा था कि कानून आगे की दिशा में बढ़ता है, तो यदि कोई कोर्ट आपको 319 में समन कर लेता है तो 319 से पहले सेक्शन की प्रक्रिया नहीं आएगी, 227 का डिस्चार्ज आपको नहीं मिलेगा। और इस प्रकार स्थिति यह बनती है कि पुलिस ने भले ही आपको बेगुनाह पाया हो, इन्वेस्टिगेशन में आपके खिलाफ एविडेंस ना मिला हो, लेकिन यदि एक गवाह ने कोर्ट में आपका नाम ले लिया है, चाहे गलत ही ले लिया है, बदले से ही ले लिया है, तो आप सीधे ट्रायल के पिंजरे में बंद हो जाते हैं। जो पुराना सेक्शन 319 था वह एक ऐसा कानूनी जाल था जिसमें घुसना आसान था, लेकिन बेगुनाहों का निकलना लगभग नामुमकिन था। यहां यह समझते हैं कि 319 की समनिंग के नाम पर अब तक अदालतों में क्या खेल हुआ करता था। जैसे ही प्रोसिक्यूशन का कोई गवाह, खास तौर से जो चालाक और चतुर गवाह होते हैं, इंटरेस्टेड विटनेसेस होते हैं, कोर्ट में खड़ा होकर किसी गैर आरोपी का नाम उस अपराध के संबंध में ले देता था, तो जज साहब बिना एविडेंस को परखे ही तुरंत उसे समन कर लेते थे कि देखो इस नए व्यक्ति के खिलाफ 319 का एविडेंस आ गया है। इसे हम मैकेनिकल समनिंग कहते हैं, यानी कि बिना दिमाग लगाए आदेश को जारी कर देना। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह था कि गवाह जो नाम ले रहा है, क्या वह एफआईआर की दुनिया में पहले से मौजूद था या नहीं था? क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में उस व्यक्ति को इंटरोगेट किया था? लेकिन कोर्ट्स की प्रैक्टिस में यह बुनियादी सवाल हमेशा नजरअंदाज किया गया और झूठे आरोप लगाने वाले लोगों ने अपनी पुरानी रंजिशें निकालने के लिए इसे फैशन की तरह इस्तेमाल किया और यह हुआ। बहुत सारे बेगुनाहों को अदालती प्रक्रिया में झोंक दिया गया। हालांकि कथन के तौर पर, जैसे साल 2014 में हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 319 में समन करने के लिए कोर्ट के पास ठोस सबूत होने चाहिए, लेकिन यह किताबी कानून ही बना रहा। जमीनी हकीकत यह थी कि ट्रायल कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स ने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। एक केस हुआ था यशोधन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, यह 2023 का केस था। इस केस में निर्दोष लोग चिल्लाते रहे कि वे मौके पर मौजूद ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको समन कर लिया गया। ये सारे वीडियो हमारे चैनल पर आप सर्च करके देख सकते हैं। उस समय का वह दौर ऐसा था जहां आरोपी की चीख पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था और गवाह के झूठ को ही सच मान लिया जाता था और आरोपी को वर्षों लंबे ट्रायल में भेज दिया जाता था। अब हम देखते हैं कि नए और पुराने कानूनों के बीच में इस जजमेंट के द्वारा क्या अंतर किया गया है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने
आज वाले केस मोहम्मद कलीम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के 17 मार्च 2026 वाले अपने जजमेंट में क्या नया कानून बनाया है, इसको एक बार देख लेते हैं। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 319 की समनिंग के समय पुरानी रीति को बदला जाएगा कि गवाह ने नाम लिया तो नए आरोपी की समनिंग कर दो, पीपी ने एप्लीकेशन लगाई तो समनिंग कर दो। यह सब अब नहीं हो सकेगा। अब नए आरोपी की समनिंग के लिए केस फाइल पर मौजूदा एविडेंस को परखा जाएगा। यदि नए होने वाले आरोपी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग और कोजेंट, जिसे हिंदी में कहें तो ठोस और विश्वसनीय एविडेंस होगा, तो ही समनिंग की जाएगी। यदि आप जानना चाहोगे कि यह ठोस और विश्वसनीय एविडेंस क्या होता है, तो इसका उत्तर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए 319 वाली स्टेज तक जो भी एविडेंस रिकॉर्ड पर आ चुका होगा उस पर विचार किया जाएगा, जिसमें शिकायत तहरीर से लेकर एफआईआर, चार्जशीट, ट्रायल में रिकॉर्डेड एविडेंस, सब कुछ देखा परखा जाएगा। पूरा रिकॉर्ड ही इस समय कोर्ट के विचार में होगा। अगली स्टेज पर हम देखते हैं कि फिर इसमें नया क्या है। यहां सवाल पूछा जा सकता है कि एविडेंस तो पहले भी देखा जाता था, तो यदि अब भी एविडेंस को देखकर ही आरोपी की समनिंग होगी तो इसमें नया क्या हुआ? इसमें युग बदलाव वाली बात कहां से आती है? तो अब आप इस अंतर को समझिए। पहले केवल उस गवाह की बात को सुनकर जिसने नए आरोपी का नाम लिया है, कोर्ट अपना समनिंग का निर्णय कर लेता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल उस गवाह की बात सुनकर फैसला मत लो, पूरे केस को देखो, शिकायत तहरीर को देखो, एफआईआर को देखो, उसके द्वारा रचे गए पूरे संसार को देखो। क्या वहां उस पुराने आरोप में, एफआईआर में, गवाहियों में, इन्वेस्टिगेशन में, एक्सपर्ट रिपोर्ट्स में कहीं भी इस नए आरोपी की भूमिका दिखाई देती है जिसका नाम अब लिया जा रहा है? क्या पुराने रिकॉर्ड में पुलिस की चालाकी या लापरवाही दिखाई देती है? और यदि ऐसा है तब नई समनिंग का आधार बन सकता है। यदि वहां पुराने रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था और यहां आरोपी का नया नाम लिया जा रहा है, तो ऐसा नाम लेना ठोस और विश्वसनीय एविडेंस नहीं कहा जा सकेगा, आरोपी को समन नहीं किया जा सकेगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 मजबूतियों वाले एविडेंस की बात की है जो ट्रायल में अलग अलग उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होता है। यह देखने के लिए कि रिकॉर्ड पर मौजूदा एविडेंस 319 की समनिंग के लिए पर्याप्त है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तरह के एविडेंस का वर्गीकरण किया है। पहला वह एविडेंस होता है जो केवल चार्ज फ्रेम करने के दृष्टिकोण से पर्याप्त होगा। यहां सबसे हल्की मजबूती वाला एविडेंस चलेगा। चार्जशीट में थोड़ा भी एविडेंस हो तो चार्जशीटेड आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किया जा सकता है, लेकिन 319 वाली समनिंग नहीं की जा सकती है। 319 की समनिंग के लिए मध्यम मजबूती वाला एविडेंस चाहिए, जिसे कोर्ट ने स्ट्रॉन्ग और कोजेंट या ठोस और विश्वसनीय एविडेंस कहा है। मध्यम मजबूती वाला तथा ठोस और विश्वसनीय एविडेंस होने पर ही 319 की समनिंग की जा सकेगी। कोर्ट ने आगे यह समझाया है कि 319 का यह ठोस और विश्वसनीय एविडेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तो दंड दिए जाने के लिए या आरोपी की कन्विक्शन के लिए जरूरी होता है। इस तरह से 319 की समनिंग के लिए जरूरी एविडेंस चार्ज फ्रेम करने के लिए जरूरी एविडेंस की अपेक्षा मजबूत होना चाहिए, लेकिन दंड या कन्विक्शन के लिए जरूरी एविडेंस से कुछ कम भी हो तो चलेगा। ट्रायल कोर्ट को अब 319 के लिए जरूरी एविडेंस को इस तरह से परखना होगा, तभी नए आरोपी की समनिंग की जानी संभव होगी, वरना समनिंग नहीं की जा सकेगी। आज के इस मोहम्मद कलीम वाले केस में घोषित किया गया नया कानून उन लोगों के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच है, एक लीगल शील्ड है, जिन्हें भविष्य में झूठे बयानों के आधार पर फंसाने की कोशिश की जाएगी या की जाने वाली थी। अब पुलिस द्वारा दी गई क्लीन चिट या एक्सोनरेशन केवल एक कागजी टुकड़ा नहीं रहेगा, बल्कि एक सब्सटेंशियल डिफेंस बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम एफआईआर की दुनिया में पहले से मौजूद नहीं था, तो उसे दोबारा ट्रायल में खींचने के लिए गवाह को बहुत विश्वसनीय गवाही देनी पड़ेगी, जो एक्सटर्नल कोरोबोरेटिंग एविडेंस से कोरोबोरेट की गई हो। इससे कानून झूठे गवाहों का एक ट्रैप बन जाएगा। यदि वे पुलिस बयान बदलकर आरोपियों को फंसाना चाहेंगे,
तो उनका बयान 145 एविडेंस एक्ट या 162 सीआरपीसी से हिट हो जाएगा, और यदि वे अपना पुलिस बयान नहीं बदलेंगे तो फिर वे नए आरोपी को कभी फंसा नहीं पाएंगे, कभी उसको समन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वहां से आरोपी नॉट चार्जशीटेड सुरक्षा पहले से ही पा चुका है, इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर ही पा चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि इंडियन लीगल सिस्टम की फौलादी तलवार आपका अंतिम हथियार कैसे बनेगी। मोहम्मद कलीम के इस जजमेंट के कानून ने आपको एक मजबूत ढाल दे दी है, लेकिन कानूनी लड़ाइयों को जीतने के लिए फौलादी तलवार भी चाहिए, और वह तलवार होती है क्रॉस एग्जामिनेशन की। केवल ढाल से आप दुश्मन के वार को रोक सकते हो, लेकिन उसको नष्ट करने के लिए आपको अपनी तलवार चलानी होगी। जब गवाह कोर्ट में कोई ऐसा नाम लेता है जो एफआईआर के द्वारा रचित ब्रह्मांड से बाहर था, जिसे पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी, तो उसके झूठ को उघाड़ने का काम सिर्फ एक धारदार क्रॉस एग्जामिनेशन ही कर सकता है। जिस केस को काटने की तलवार आपके पास नहीं है, इंडियन लीगल सिस्टम आपको वह विश्व विजयी समुराई तलवार आपके हाथ में थमाएगा। यह तलवार झूठे गवाहों के भीतर से सच को खोदकर बाहर निकाल लेगी। लेकिन कानून जान लेना काफी नहीं है, उसे सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना ही कोर्ट में कमांड एंड कंट्रोल स्थापित करने की असली कला होती है। हम आपको कोर्ट क्राफ्ट की ये गुप्त कलाओं में पारंगत करते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम की सेवाएं सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने केस को लेकर गंभीर हैं। हमसे जुड़ने का पहला कदम है हमारा मेंबर बनना, और मेंबर बनते ही हम आपके केस की तह तक जाते हैं। आपके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को हमारे अनुभवी एडवोकेट्स पढ़ते हैं, हर पेज को समझते हैं, हर दलील को परखते हैं और फिर आपको बताते हैं आपका केस इस वक्त कहां खड़ा है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, और आगे कौन कौन से कदम आपके केस की सफलता के लिए उठाने जरूरी हैं। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि क्या आपके केस में क्वैशिंग या डिस्चार्ज पाना संभव है, या इस केस में ट्रायल होना अनिवार्य है, और यदि ट्रायल होना अनिवार्य है तो फिर किन किन गवाहों को किन किन बिंदुओं पर क्रॉस के द्वारा तोड़ा जाना है और वह कैसे संभव हो पाएगा। यह सब भी सिर्फ हमारे मेंबर्स को बताया जाता है। इसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स की तैयारी और उसकी प्रस्तुति होती है, प्रेजेंटेशन होता है। यह भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा गहराई वाला लीगल सपोर्ट आपको मिले, आपके केस में मिले, तो आज ही आप हमारे मेंबर बनिए। फीस देकर हमारे मेंबर बन जाएं, तब आप अपने केस को समझ पाएंगे, संभाल पाएंगे और जीत पाएंगे।